कहानी की शुरुआत सन 1962 में होती है और हम समुद्र में एक बड़ी सी शिप को देखते हैं जिसका नाम एंटोनिया ग्राजा है। ये एक लग्जरी शिप है और हम इस शिप पर सारे अमीर लोगों को डांस पार्टी करते हुए देखते हैं। यहाँ पर एक छोटी लड़की भी थी जिसका नाम कैटी है और कैटी इस पार्टी में बोर हो रही थी, इसलिए वो वर्ड पजल सॉल्व कर रही थी। कुछ देर बाद शिप के कैप्टन कैटी को भी डांस करने के लिए ले जाते हैं। इस दौरान हमें शिप के आउटर रूम में एक आदमी का हाथ दिखाया जाता है जो एक लीवर खींच देता है, जिससे एक पतला सा वायर काफी तेजी से इस शिप से होते हुए जाता है और हम देखते हैं कि इस वायर से यहाँ डांस कर रहे सभी लोगों का शरीर दो हिस्सों में कट गया है, जिससे इन सभी लोगों की मौत हो जाती है। इनमें सिर्फ कैटी ही जिंदा बची थी क्योंकि उसकी हाइट छोटी थी। वो इस कैप्टन की तरफ देखती है जो उसके साथ डांस कर रहा था। कैप्टन का सर भी दो हिस्सों में कट गया था। ये सब देखकर कैटी डर के मारे जोर से चिल्लाती है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। हम एक सेल्विस क्रू को देखते हैं जिनका काम है समुद्र में फंसे हुए डूबते हुए जहाजों की मदद करना और उन्हें बाहर निकालना। ये सब मिलकर एक फंसे हुए जहाज को खींचकर पोर्ट तक ले आते हैं। इस काम के लिए उन्हें अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, जिसके बाद ये एंजॉय करते हैं। इस ग्रुप में 6 लोग हैं। इनके कैप्टन का नाम मर्फी है। इनके पास एक जैक नाम का आदमी आता है और वो इनसे कहता है कि पिछले महीने उसने समुद्र के बीच एक बड़ा सा जहाज देखा है, क्योंकि ये जहाज इंटरनेशनल बॉर्डर में फंसा हुआ है। जो भी इसे पोर्ट तक ले जाएगा ये जहाज उसका हो जाएगा और इससे जो भी पैसा मिलेगा जैक को उसका 20% हिस्सा देना होगा, क्योंकि उसने ही जहाज को ढूंढा है। मर्फी अपने ग्रुप के साथ इस पर डिस्कस करता है। शुरू में सभी इसके लिए मना करते हैं क्योंकि वो लगातार पिछले 6 महीनों से काम कर रहे थे, लेकिन इनका कैप्टन इनसे कहता है कि जो भी उन्हें उस जहाज से मिलेगा उसे 6 बराबर हिस्सों में बांट लेंगे। और ये ऑफर सुन टीम के सारे मेंबर्स जाने के लिए मान जाते हैं। मर्फी जैक से कहता है कि वो उसे 20% की जगह सिर्फ 10% हिस्सा ही देंगे और जैक 10% के लिए मान भी जाता है, लेकिन एक शर्त पर कि वो उनके साथ चलेगा। इसी के साथ अगले दिन ये सभी अपने टग बोट को लेकर निकल जाते हैं, लेकिन जब सैनेटोस उस जगह पर पहुंचता है तो वो जहाज उसे रडार पर नहीं दिखता, मानो कि जैसे गायब हो गया हो। लेकिन कुछ देर बाद में वो जहाज उनकी बोट के सामने अचानक से ही दिखने लगता है और इसी वजह से इनकी बोट इस जहाज से टकरा जाती है, लेकिन इससे किसी को भी ज्यादा चोट नहीं आती। ये वही जहाज है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। मर्फी बताता है कि इस शिप का नाम एंटोनियो ग्राजा है, जो कि 40 साल पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। गिरिर और जैक बोट पर ही रुकते हैं और बाकी लोग शिप के अंदर जाते हैं। यहाँ हम कैटी के उस वर्ड पजल को पड़ा हुआ देखते हैं जो अपने आप से एक वेलकम वर्ड बनाता है, जैसे कोई अनजान ताकत इनका यहाँ वेलकम कर रही हो। मर्फी कहता है कि वो लोग संभल कर चलें क्योंकि जंग लगने के कारण फ्लोर्स कमजोर हो गए हैं और कुछ देर बाद ही इनका एक साथी मुंडर फ्लोर टूटने की वजह से नीचे गिरने लगता है, लेकिन एव उसे पकड़ लेती है। इसी दौरान उसे नीचे कैटी खड़ी दिखती है जो अगले ही पल गायब हो जाती है। इसके बाद मुंडर और एब को ऊपर खींच लिया जाता है। एब को लगता है शायद उसे कोई भ्रम हुआ होगा। कुछ देर बाद डोज को यहाँ एक डिजिटल वॉच मिलती है जो कि काफ़ी अजीब थी, क्योंकि जिस समय ये शिप लापता हुई थी उस समय डिजिटल वॉचेस नहीं होती थी। टीम कैप्टन मर्फी कहता है कि हो सकता है कि हमसे पहले भी यहाँ कोई आया हो और ये वॉच उसी की हो। मर्फी इन सभी से कहता है कि उनको कुछ देर के लिए सो जाना चाहिए और वो इस शिप को सुबह यहाँ से लेकर जाएंगे। इसके बाद सभी टग बोट में वापस आ जाते हैं। जैक मर्फी से पूछता है कि ये शिप यहाँ कैसे आई होगी, जिस पर मर्फी उसे एक दूसरी शिप मैरी सेलेस्टी की कहानी सुनाता है जो सिविल वॉर के दौरान समुद्र में उतरी थी और इस शिप पर जितने भी लोग थे सब गायब हो गए थे, लेकिन वो शिप आज भी फुल स्पीड में अपने आप ही कहीं समुद्र में तैर रही है। ये सुनकर क्रू मर्फी की बात को मजाक में उड़ा देते हैं। जैक एब से पूछता है कि जब से तुम शिप से वापस आई हो बहुत शांत हो। इस पर एब बताती है कि उसने शिप के अंदर एक छोटी बच्ची को देखा था, जिस पर जैक उससे कहता है कि ये शायद तुम्हारा भ्रम होगा और ये आम बात है। अगली सुबह इन्हें पता चलता है कि शिप में एक बड़ा सा होल हो गया है और ये डूब रही है और इस वजह से ये शिप को टो करके नहीं ले जा पाएंगे। मर्फी कहता है कि हम 3 दिनों के अंदर शिप को ठीक करेंगे और फिर इसे टॉक करके ले जाएंगे। इसके बाद ये सभी अपने अपने काम पर लग जाते हैं, जहां इनके साथ और भी अजीब और गरीब घटनाएं होती हैं। एक खाली स्विमिंग पूल में जाती हैं जहां बहुत सारे बुलेट सेल्स पड़े थे। जब वो उस पूल से बाहर निकल रही थी तब उसे फिर से कैटी दिखती है, जिससे डर के मारे एब पूल में गिर जाती है, जिससे उसका थोड़ा सा खून निकलने लगता है, जिस खून को ये पूल पी जाता है। तभी जैक यहाँ आकर एब को पूल से बाहर निकालता है। जब ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं तब हम देखते हैं कि इनके पीछे वो पूल पूरा खून से भर गया है, जिसमें लोगों की लाशें तैर रही हैं।
इधर मर्फी को कैप्टन के रूम में शराब का गिलास मिलता है और मर्फी उसे पीने लगता है, लेकिन इसी समय उसे शीशे में शिप के कैप्टन की छवि दिखाई देती है, जिससे वो डर जाता है। ग्रिल को भी एक औरत के गाने गाने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुन वो उसके पीछे जाता है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई देता। लेकिन हम उसी सिंगर लेडी के भूत को यहाँ देख पाते हैं, जो कि 1962 की पार्टी में गाना गा रही थी। जैक और एब एक लॉन्ड्री रूम में जाते हैं, जहां उन्हें कई सारी लाशें मिलती हैं, जो शायद 1 महीने से ज्यादा पुरानी थी। ये दोनों तुरंत उस रूम से बाहर निकलते हैं और एब जैक से कहती है कि अब हम यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे। तभी उसकी नज़र कुछ बॉक्सेस पर जाती है, जिनमें खजाना भरा हुआ था, जिसके बाद एब अपने बाकी क्रू मेंबर्स को भी इस रूम में बुलाती है और यहाँ करीब 9 बॉक्स थे, जो गोल्ड से भरे हुए थे। इतना सारा सोना देख सभी खुश हो जाते हैं। कुछ देर बाद ग्रिल कहता है कि शिप में कुछ गड़बड़ है। उसने यहाँ किसी औरत के गाना गाने की आवाज़ सुनी, लेकिन सभी लोग उसकी बातों को हंसी में उड़ा देते हैं। इसके बाद ये सभी डिसाइड करते हैं कि इस शिप को यहीं छोड़कर इस सोने को लेकर यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल जाएंगे। इसके बाद ये इस गोल्ड को बोट में लोड करना शुरू कर देते हैं, लेकिन इस शिप की शैतानी ताकत ऐसा नहीं चाहती थी कि ये यहाँ से जाएं। हम देखते हैं कि इनकी बोट की गैस सिलेंडर से अपने आप गैस लीक होने लगती है। कैट फिर से यहाँ आकर एब को बाउंड करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई दूसरी आत्मा उसे यहाँ से ले जाती है। अब जैसे ही सेंटोस बोट का इंजन स्टार्ट करता है तो उसकी बोट में ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें सेंटोस मारा जाता है। एब को अब और कुछ नहीं बल्कि कैटी वाली मिस्ट्री सॉल्व करनी है, जिसके लिए वो उसे ढूंढने लग जाती है और आखिरकार उसे कैटी का रूम मिल जाता है। एब जब कैटी का रूम देख रही होती है तो उसे वहाँ कैटी की बॉडी लटकी हुई नजर आती है, जो कि अब स्केलेटन में बदल चुकी है। एब अब बहुत डर जाती है। दूसरी तरफ ग्रिल के साथ बहुत अजीब होता है। वो जिस रूम में होता है वहाँ पर अचानक सब चेंज होने लग जाता है और वापस 1962 में बदल जाता है, जब वो शिप बिल्कुल ठीक थी और सभी पार्टी कर रहे थे। ये सब देखकर ग्रिल को कुछ समझ नहीं आता और वो शॉक्ड हो जाता है। अब हमें कैप्टन मर्फी को दिखाया जाता है, जिसके पास रखी एक वाइन की बोतल अचानक हिलने लगती है। मर्फी के सामने कैप्टन बैठा होता है, जो उसे वाइन देता है। एब कैटी की बॉडी से नेकलेस उतार कर देख रही होती है कि इसी बीच पीछे से कैटी की आत्मा आ जाती है। जब एब नेकलेस उसके हाथ में दे देती है तो वो उसके हाथ के बीच से निकल जाती है। अब एब को यकीन हो जाता है कि कैटी सच में एक भूत है। अब अगले सीन में हमें वापस मर्फी को दिखाया जाता है, जहां शिप के कैप्टन का भूत मर्फी को बताता है कि वो सोना उन्होंने एक दूसरे शिप लोरेलाई से चुराया था और उस पर सिर्फ एक ही सर्वाइवर था। कैप्टन मर्फी को उसकी फोटो देता है, जिसको देखकर मर्फी का रंग उड़ जाता है। अब वो पिक्चर किसकी है ये हमें आगे पता चलेगा। कैटी एब को बताती है कि वो और इस शिप पर मौजूद बाकी लोगों की आत्मा यहाँ बंदी है और जो ये सब कर रहा है, जब तक वो अपना कोटा पूरा नहीं कर लेता कोई भी यहाँ से नहीं निकल सकता। इससे पहले कि कैटी आगे कुछ बताती, रूम की दीवारों पर कुछ आना शुरू हो जाता है और कैटी बहुत डर जाती है। वो एब को वार्न करती है कि जितनी जल्दी हो सके वो शिप छोड़कर चली जाए। तभी कैटी गायब हो जाती है। कैप्टन मर्फी, जो कि अब सब जान चुका है, वो एब को ढूंढ रहा होता है ताकि वो शिप से जल्दी निकल सके, मगर उसे अपने सामने जले हुए सैनिटोस का भूत दिखना शुरू हो जाता है, जो उसे बहुत डराना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ हम ग्रिल को देखते हैं, जिसे फ्रांसिस्का की आत्मा सेड्यूस करके अपने पीछे आने को मजबूर करती है। जब वो ग्रिल को पूरी तरह से अपने काबू में कर लेती है तो उसे एक ऊंची जगह से नीचे गिराकर मार देती है। एब कैप्टन मर्फी को ढूंढते हुए उसके पास पहुंचती है, मगर मर्फी को सैंटोस का भूत नजर आ रहा था। इसलिए गुस्से में मर्फी एब को मारने की कोशिश करता है, लेकिन एब उससे किसी तरह बच जाती है। सभी को लगता है कि मर्फी पागल हो गया है, इसलिए वो उसे एक चैम्बर में कैद कर देता है जब तक कि उसका नशा ना उतर जाए। इसके बाद एब के कहने पर ये सभी शिप को ठीक करने लगते हैं। एब को कैटी फिर से मिलती है और क्योंकि वो एक अच्छी आत्मा है, वो एब को सच्चाई दिखाने उसी टाइम में ले जाती है जहाँ पर उन सभी लोगों की मौत हुई थी। इस शिप के स्टेप्स ने खाने में जहर मिला दिया था, जिससे बाकी पैसेंजर्स की भी मौत हो गई थी और ये सब इस शिप के क्रू ही कर रहे थे। इसके बाद वो स्विमिंग पूल रूम वाले सभी लोगों को शूट कर मार देते हैं। इसलिए एब को यहाँ बुलेट सेल्स पड़े मिले थे। सबको मारने के बाद क्रू के लोग एक दूसरे को भी मारने लगते हैं। क्रू ने ही कैटी को मारकर उसे उसके रूम में लटका दिया था। वो ये सब शिप के गोल्ड के लिए कर रहे थे और फ्रांसिस्का भी इसमें शामिल थी। वो आखिरी बचे हुए क्रू मेंबर को भी मार देती है। ये सब वो उस सर्वाइवर के लिए कर रहे थे जो उन्हें लोरेलाई शिप से मिला था, और वो सर्वाइवर आखिर में फ्रांसिस्का को भी एक हुक से लटका कर मार देता है। इसके बाद वो उसकी हथेली पर एक हुक का निशान बना देता है। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि जैक था। अब जैक ही वो इंसान है जिसने शिप के सभी लोगों को मारा था और वो ही एब के क्रू के इस भूतिया शिप को लेकर आया है। और जैक एक डीमर है जो लोगों को मारकर उनकी आत्माओं को इकट्ठा कर रहा है।
अब जैक का सच जानकर वो मर्फी के पास जाती है, लेकिन मर्फी की पहले ही पानी में डूबने से मौत हो गई है। जिस चैम्बर में उसे कैद किया गया था वो अब पूरा पानी से भर गया था। इससे पहले वो डोज को कुछ बताए यहाँ जैक आ जाता है और एब नाटक करती है जैसे उसे जैक के बारे में कुछ पता ही नहीं था। वो डोज को सावधान रहने के लिए कहती है, जिसके बाद एब मुंडर को ढूंढने जाती है। मुंडर इंजन रूम में था जो पानी से भर गया था, लेकिन अचानक ही इंजन ऑन हो जाता है, जिसके बाद गियर में आने से मुंडर की भी मौत हो जाती है। इधर जैक समझ जाता है कि उसकी सच्चाई ये लोग जान गए हैं और वो डोज को मारने आगे बढ़ता है, लेकिन डोज ही उसे गन से शूट कर देता है। इसके बाद डोज एब के पास जाता है और उससे कहता है कि मैंने जैक को मार दिया है। इसके बाद एब उस पूरे शिप को उड़ाने वाली थी, लेकिन डोज कहता है ऐसा करने से शिप के साथ सारा सोना भी डूब जाएगा। वो एब को गोल्ड का लालच देने की कोशिश करता है, लेकिन एब उसकी एक नहीं सुनती। जिसके बाद डोज अपना असली चेहरा रिवील करता है। ये डोज नहीं बल्कि जैक था, जो किसी का भी रूप ले सकता है। जैक कहता है वो एक डीमर है जिसका काम है लोगों से पाप करवाकर उन्हें मार देना और उनकी आत्माओं को कलेक्ट करके ले जाना। वो अपने सभी विक्टिम्स के हाथ पर एक निशान बनाता है जिससे वो उसकी कही हुई बात माने, और इसलिए शिप के भूत तुम्हारे लोगों को मार रहे हैं। वो इनके क्रू को यहाँ पर इसलिए लाया था ताकि ये शिप को ठीक करें और उसका कोटा भी पूरा हो जाए। लेकिन अगर ये शिप डिस्ट्रॉय हो गई तो सभी आत्माएं आज़ाद हो जाएंगी और वो ये नहीं चाहता। वो एब को एक मौका देता है कि वो उसे जिंदा जाने देगा अगर वो इस शिप को कुछ ना करे, लेकिन एब ऐसा नहीं मानती। तो जैक एब पर हमला कर देता है, लेकिन किसी तरह एब एक गन से एक्सप्लोसिव के ट्रिगर को दबा देती है और शिप में ब्लास्ट हो जाता है, जिससे वो डूबने लगती है। कैटी एब को शिप से निकलने में मदद करती है और एब शिप से निकलती हुई सभी आत्माओं को देखती है जो कि आखिरकार उस शिप की कैद से आज़ाद हो गई थी। कैटी भी एब को थैंक्स बोल हेवन में चली जाती है। अब एब को एक दूसरे शिप के लोग देख लेते हैं, जिसके बाद उसे रेस्क्यू किया जाता है। जाने से पहले एब जैक को देखती है जो अब इस शिप को भी अपना शिकार बनाने वाला था। वो शिप में गोल्ड भी रखवा रहा था, जिसके लालच में वो लोगों से एक दूसरे का मर्डर करवाएगा। एब जैक की तरफ देखकर चिल्लाती है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।